हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम टीएस गिरेवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ये, और ये कहता है फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स? ये बैलेंसेस दिए हैं उसने 1 अप्रैल 2016 के, मतलब हमने कुछ खरीदा बेचा नहीं है। हमारे पास इतने की मशीन है और इतने के प्रोविजन हैं। 80,000 की मशीन है और 36,000 का उस पर प्रोविजन है। 1 अप्रैल 2016 की सिचुएशन बता रहा है वो। उसके बाद कह रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन। वो एक मशीन को बेच रहे हैं 8,700। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000। इस मशीन को हमने खरीदा था 16,000 का अप्रैल 2012 में। अप्रैल 2012 में 16 का खरीदा था। ठीक है। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 17। हमने 31 मार्च 17 को बनाना है मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के अकाउंट्स बनाने, दैट इज 16-17। Assuming the firm has been charging depreciation 10% per annum and straight line method. Method of depreciation is straight line method. Let's make formats. ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया। 16-17 की ये बात है। 1 अप्रैल को हमारे पास मशीन अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, दैट इज बैलेंस बीडी, और वो बैलेंस था 80,000 रुपए की मशीन का। सिमिलरली 16-17 में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन इकट्ठा होकर पड़ा हुआ था बाय बैलेंस, दैट इज 36,000। 36,000। एक मिनट। हाँ जी। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? 1 अप्रैल 16 को ही हमने एक मशीन बेच दी 8,700 की। 1 अप्रैल 16 को हमने मशीन बेच दी बाय बैंक 8,700 रुपए की। अब करना क्या है, इस 8,700 की जो सेल हुई है मशीन, इस पर हमने डेप्रीसिएशन आज चार्ज कर देंगे, जितना भी हमने इकट्ठा कर रखा है इस सेट को खरीदने से लेके आज तक। ठीक है। तो अब वो कैसे चार्ज करेंगे? अब ये इसके लिए हमें वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। देखिए, सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए एसेट खरीदी कब थी। 16,000 की अप्रैल 2012 में। तो मान के चलते 1 अप्रैल 2012 को हमने एक एसेट खरीदी जो थी 16,000 की। ठीक है। मशीन कॉस्ट जो थी, मशीन की कॉस्ट थी दैट वाज 16,000। अब इस पे हमने ये देखना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना इकट्ठा होता रहा। ठीक है। इस पे डेप्रीसिएशन जो चार्ज करा गया 10%, 2012-13 में चार्ज हुआ 1,600 रुपए। फिर 13-14 में चार्ज हुआ 1,600 रुपए। फिर 14-15 में चार्ज हुआ 1,600 रुपए। फिर 16-17 में चार्ज हुआ, सॉरी 15-16 में चार्ज हुआ 1,600 रुपए। टोटल डेप्रीसिएशन इस पे अभी तक 6,400 प्रोविजन में जा चुका है। ठीक है। और आज की डेट में एसेट 1 अप्रैल 2016 को जो है वो 16,000 की है। मतलब इस एसेट पे 16,000 का की कॉस्ट है और 6,400 का डेप्रीसिएशन अभी चार्ज करना बाकी है। तो इसको हम क्या करने वाले, याद है मैंने जब ये टॉपिक सिखाया था, इसको हम चार्ज कर देंगे आज ही। आज जिस दिन बिकी हमने डेप्शन चार्ज कर दिया, तो चार्ज करते ही एसेट की जो वैल्यू है वो रिटर्न डाउन वैल्यू में कन्वर्ट होगी जो पहले कॉस्ट थी। ठीक है। 9,600 की चीज को आप 8,700 का जब बेचेंगे, ठीक है, तो 900 रुपए का लॉस आ जाएगा। 900 रुपए का लॉस आ रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, अब 1 अप्रैल को बाय मशीन अकाउंट 6,400 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया गया। ठीक है। और इस दिन हमें लॉस हुआ जो यहां आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 900 रुपए। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 की रेफरेंस जरूर देनी है आपने। अब आगे क्या हुआ ये देखते हैं। अब बस इतनी सी कहानी थी।
अब हमने करना क्या है, अब हमने बची हुई एसेट की वैल्यू लिख देनी है। एसेट कितने की बची हुई है बाय बैलेंस CD। 80,000 में से ये लेस कर दो, ठीक है, ये 16,000 बनता है, तो 64,000 की एसेट बची हुई है। अब 31 मार्च को जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो बची हुई एसेट पे होगा, और बची हुई एसेट कितने की है, उसकी कॉस्ट क्या है 64,000। जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट में सिर्फ कॉस्ट ही आती है एसेट अकाउंट में। 64,000 का 10%, ये हमारा 6400 एप्शन चार्ज हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग एसेट पे नहीं लिख सकते क्योंकि अलग अलग एसेट जो है हमें पता ही नहीं है। अलग अलग एसेट्स की वैल्यू या कंबाइंड वैल्यू पता है, तो हम भी कंबाइंड लिख देंगे। 36,400, 36,000 प्लस 6,400 होता है 42,400। इसमें से 6,400 लेस कर देंगे तो बच जाएगा 36,000, ये बच गया। ठीक है जी, तो ये हमारी क्लोजिंग वैल्यूज आ गई। मशीन अकाउंट की है 64,000 और प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट की 36,000। तो देखिए जीएसटी वाले क्वेश्चंस के अंदर नया क्या है वो देख लेते हैं। मैंने कहा था जीएसटी का इफेक्ट जो है सेट की कॉस्ट पे नहीं पड़ता। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 18। 5 लाख की मशीन है, 2.25 का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है। द मशीन इज, ये भी बैलेंसेस बता रहा है, मतलब ना हमने खरीदा बेचे, पुरानी कोई एसेट्स की वैल्यूज है वो हमें दिखा रहा है। तो हमें शुरू से काम नहीं करना, हमें वहीं से करना है जहां से क्वेश्चन ने दिया है। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो हर जगह फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड दे रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये देते नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है, बट एग्जाम्पल्स के अंदर दिया हुआ है। The accounting year being April to March, on 1st October 18, a machinery which was purchased on 1 July 2015 sold for 42,000 plus CGST and SGST 6% each, and the same date a new machine was purchased for 2 lakh paying IGST 12%. Prepare machinery account and provision for depreciation account. Let's make formats now. फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आपको सेल ऑफ मशीन की एंट्रीज बताता हूँ। जब आप कोई एसेट सेल करते हैं उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, लेट से 1 लाख की आपने एसेट सेल करी, अब उस पर जीएसटी भी है 12%। ठीक है, तो वो 1,12,000 की बिकी, तो उसका जीएसटी कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा आउटपुट जीएसटी में, चाहे वो आईजीएसटी हो या सीजीएसटी एसजी जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ चला गया। ठीक है, तो देखिए एसेट अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा जीएसटी का, एसेट अलग है जीएसटी अलग है। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं और उस पर अगर जीएसटी लग रहा है तो आप क्या, पहले आप विदाउट जीएसटी एसेट खरीदते हैं। लेट से 1 लाख की एसेट खरीदी जिसपे आपने 12% टैक्स जमा कराया, 1,12,000, तो उस केस में एसेट की जो कॉस्ट आती है वो 1 लाख होती है। जीएसटी जो जाता है वो इनपुट जीएसटी अकाउंट में जाता है 12,000 टू बैंक। बैंक से पेमेंट जो होती है वो 1,12,000 की होती है। तो यहां पर भी एसेट की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया जीएसटी का। तो ये बात आपको समझानी थी कि एसेट सेल हो रही हो परचेज हो रही हो, जीएसटी का कोई इफेक्ट वहां नहीं आता भी है। याद रहे ये डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, मैं कभी स्किप कर भी देता हूँ, तो फॉर्मेट्स आपने प्रॉपर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल 18 के बैलेंसेस को लिख लेते हैं। 18-19 का हमारा लेजर है, 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये बैलेंस जो है दैट इज 5 लाख। 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी, और ये आ रहा है 2,25,000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 1 अक्टूबर 18 को एक मशीन जो हमने 1 जुलाई 15 को खरीदी 1 लाख की, वो बेच दी 42,000 की। तो पहले बेच देते हैं, कब बेची है 1 अक्टूबर 18 को, तो 1 अक्टूबर 18 को हमने सेल कर दी बाय बैंक अकाउंट। कितने की 42,000 प्लस जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन एसेट तो 42 की हमने बेची है। सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग पैसा हमने लिया है, वो हमने सरकार को जमा कराना होता है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी पैसा आएगा कि भाई एसेट की वैल्यू थी 42,000, बाकी टैक्स हम अलग ले रहे हैं, वो टैक्स अकाउंट में जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा काम शुरू होता है कि 1 अक्टूबर तक उस पर जितना भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो हमने लगाना है मशीन टू मशीन अकाउंट। अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस एसेट पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होना है 1 अक्टूबर तक। अभी तक कुछ चार्ज तो हुआ नहीं, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन सेल। देखिए ये एसेट आपने परचेज करी 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को।
ठीक है, मशीन की जो कॉस्ट है और इस पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अगर आप इसकी आदत बना ले तो बहुत आसान हो जाए, अच्छा हो जाएगा ये। 1 लाख की आपने एसेट ली थी, अब इस पे डेप्रीसिएशन लगाया था। ठीक है, डेप्रीसिएशन का रेट जो है दैट इज, डेप्रीसिएशन का रेट कहाँ है भाई, ये रहा 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब SLM। सबसे पहले 15-16 में डेप्रीसिएशन लगा होगा, 15-16 में जो डेप्शन लगा होगा वो 1 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स लगा होगा, क्योंकि जुलाई में खरीदी है तो 9 महीने का ही लगेगा, 7,500 लगा। फिर 16-17 में लगेगा, उसमें पूरा लगेगा मतलब 10,000। फिर 17-18 में लगेगा 10,000। ठीक है, ऐसे करते करते 1 अप्रैल 18 तक हम पहुंच चुके हैं। 1 अप्रैल 18 तक की वैल्यूज क्या देगी, 1 लाख की एसेट है और 27,500 रुपये उस पर डेप्रीसिएशन है। ठीक है, अब 27,500 रुपये उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करा जाएगा। चार्ज करेंगे तो उसकी वैल्यू रह जाएगी 72,500, 72,500। इसको हम बेच रहे हैं 42,000 का, तो 30,500 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसको हमने अकाउंटिंग लेजर्स के अंदर डालना है। सबसे पहली चीज, अच्छा एक और चीज रह गई, गलत हो गया यहाँ कुछ। हमने एसेट 1 अप्रैल 18 को नहीं बेची, हमने एसेट 1 अप्रैल 18 को तो बेची ही नहीं। यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस होने हैं। हमने एसेट बेची 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन लगाएंगे 6 महीने का, और मतलब 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 5,000 रुपये और लगेगा डेप्रीसिएशन। ठीक है, लेकिन ये 5,000 हमने अभी तक लगाया नहीं, ये लगा देते हैं क्योंकि 1 अप्रैल तक को तो लगा हुआ है। 1 अक्टूबर पर जो डेप्रीसिएशन और लगना है 5,000 रुपये हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, अब जो एसेट की वैल्यू आ रही है 1 अक्टूबर 2018 को वैल्यू आ रही है, 1 लाख की कॉस्ट है और 32,500 का डेप्रीसिएशन है। ठीक है, अब हम ये चार्ज करेंगे 32,500, वैल्यू आ जाएगी 67,500 और इसको हम बेच देंगे 42,000 रुपए का, तो 25,500 रुपए का घाटा आ रहा है, लॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ 27, कितना था, 32,500, 32,500। ठीक है, और ये चार्ज यहाँ पर हो गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 32,500, और लॉस हुआ है हमें, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। ठीक है, लॉस है 25,500 रुपए का। ठीक है, और क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, वो बता रहा है कि उसी दिन हमने 2 लाख की एक नई एसेट खरीदी, IGST उस पर 12% पे करा। तो यहाँ पर भी 1 अक्टूबर को हमने एक एसेट खरीदी 2 लाख रुपए की, टू बैंक अकाउंट, 2 लाख की हमने एसेट खरीद ली। ठीक है, अब हमने इन अकाउंट्स को क्लोज करना है, बैलेंस CD लिखना है। तो बैलेंस CD में 2 कैटेगरी बना लो एसेट की, एक ओल्ड और एक दूसरी न्यू। न्यू तो 2 लाख की है ही आपके पास एसेट, ऐसा करने से क्या होगा, वही आपके पास सेपरेट एसेट की वैल्यू आपको पता होगी। ओल्ड, ओल्ड के लिए आप क्या करो, पहले 5 और 2, डेबिट साइड आ रही है 7 लाख और क्रेडिट साइड आ रही है 1 लाख, तो टोटल यहाँ पर हो गया, यहाँ बैलेंस आ गया 6 लाख। 6 लाख की हमारे पास मशीनें हैं जिसमें से 2 लाख की न्यू है और 4 लाख की ओल्ड है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन मशीन पे 31 मार्च को जो मशीन है उस पे डेप्शन चार्ज करेंगे बाय डेप्शन। तो ओल्ड पे तो पूरा चार्ज होगा, ओल्ड कितने की है, 4 लाख की, 10% 40,000 उस पे चार्ज हो गया। और न्यू पे कितना चार्ज होगा, न्यू है 2 लाख की, 2 लाख का 10%, लेकिन वो अक्टूबर में खरीदे तो उस पर 6 महीने का चार्ज होगा 20,000, सॉरी 20 नहीं 10,000, 10,000। टोटल डेप्रीसिएशन जो चार्ज हो गया वो गया 50,000 का।
अब 31 मार्च को डेप्रीसिएशन का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस ईडी कितना इकट्ठा हो गया, 225 प्लस 5 ये होता है 2,30,000, 2,70,000 आ रहा है, सॉरी 2,80,000 आ रहा है। इसमें से 32,500 लेस कर देते तो ये आ जाएगा 2,47,500, 2,47,500। इसको हम बाइफरकेट भी कर सकते हैं ओल्ड और न्यू में। कैसे देखिए, न्यू का जो डेप्रीसिएशन है 10,000 है, तो बाकी सारा किसका हुआ, ओल्ड का 2,37,500। एक बार मैं चेक भी करा दूं ओल्ड का कैसे वेरीफाई होगा, 225 प्लस 5, एक मिनट, हाँ 225 प्लस 5 प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, इसमें से कितना निकल गया, 32,500 तो निकल गया, तो इसमें रह गया 2,37,500। ये वेरीफाई भी हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।